हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर्स के बारे में जो हमको क्लास 12 में पढ़ना है। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो चैप्टर्स है उसमें क्या कंटेंट है और क्या क्या हमको स्टडी करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू किया जाए। ये क्लास हमारा फर्स्ट होगा। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था वो इंट्रोडक्शन अबाउट सिलेबस था। आज हम लोग क्लास फर्स्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्लास फर्स्ट और ये 12th क्लास का फिजिक्स चल रहा है। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखा जाए, पहले आपको ये मैं बता दूं कि अगले क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें यूनिट 1 टू यूनिट 5, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक जो भी चैप्टर्स है उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया गया था। इसके बाद यूनिट 6 को हमने ऑप्टिक्स का नाम दिया था और उसके बाद यूनिट 7 टू यूनिट 10 मॉडर्न फिजिक्स। तो ये अगले क्लास में बता चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट electrostatics, which contain 2 chapters: electric charges and field, electric potential and capacitance। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 2 चैप्टर था। चैप्टर 1 था हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और सेकेंड चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो इन दोनों चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट का नाम रख दिया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे का नाम रख दिया जाए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी लिखना नहीं है, अभी आपको समझना है। ठीक है, जब लिखना होगा मैं बोलूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यूनिट 1 टू यूनिट 5
जैसा कि हमने बताया था कि यूनिट 1 टू यूनिट 5 ये जो चैप्टर्स हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट मींस कि चार्ज इज इन रेस्ट, आप देख सकते हैं स्टैटिक्स है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है। एंड हियर इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन चार्ज और डायनेमिक्स इन मोशन। तो कह सकते हैं यहां पर चार्ज इज इन मोशन। तो ध्यान देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सिलेबस जो है, चैप्टर्स जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेकिन यूनिट 2 टू यूनिट 5 तक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना होता है। ओके, तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर है? तो इसमें है इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट है। ये सारा चीज हमको पढ़ना होता है। ओके, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सबके। हाँ, मैग्नेटिज्म भी है, मैग्नेटिज्म है, ये सारा चीज हमको पढ़ना होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? मतलब हमको ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ना है विच इज इन रेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम समझना स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर्स के बारे में। यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं अपने चैप्टर में। तो आपका हेडिंग होगा यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, जिसको आप चार्ज कहते हैं, और स्टैटिक्स दैट मींस रेस्ट। ओके, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज इज इन रेस्ट। क्लियर है? इसको क्या और मेथड से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन is in rest. That means in this section, in this chapter, we will study about charge which is in rest. Okay, and charge is known as electron. तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज और बता दें कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि समझ में ना आए, उनको डाउट हो, तो आप वीडियो को एक बार दो बार देखें। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट भेजें, और जब बहुत सारा बच्चों का डाउट मेरे पास आ जाएगा तो एक क्लास, हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें केवल डाउट्स क्लियरिफाई होगा। ओके, उसमें सारे बच्चों का जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्ज is in rest or electron is in rest. So how can we define electrostatics? We can say that electrostatics is the branch of physics in which we study about charge which is in rest. Okay, so there are many ways to define electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हम यहाँ पर 1 मेथड यूज़ करेंगे, मतलब एक ही मेथड में उसको डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन लिख कर यहाँ पर एक ही मेथड से आपको दिखाया जाएगा। क्लास में काफ़ी ज़्यादा समय होता है तो वहाँ पर 1, 2 और वेरियस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बताएंगे, लेकिन लिखेंगे हम लोग एक ही मेथड को। और ध्यान दें, जब आप किसी भी टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप अपने लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही आप याद करेंगे या रटेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो भी अपने तरीके से चाहें उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics in which we study about charge which is in rest. ओके तो चार्ज कैसा होगा? चार्ज कैसा होगा? तो चार्ज रेस्ट में होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के रेस्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, बहुत सारा मेथड है डिफाइन करने का, आप इसको लिख ले, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए एक और डेफिनेशन हमारे सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको चार्ज के द्वारा जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, जो चार्ज के पास एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। और ये क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, तो हेडिंग से ये स्पष्ट हो गया है कि इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इन रेस्ट एंड वी विल स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसके बाद हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ज के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। चार्ज के बारे में, और ये हमारा यूनिट 1 है और चैप्टर 1, यहाँ से चैप्टर का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये यूनिट 1 में फर्स्ट जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करना होता है, उसके बाद फील्ड के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने डिफाइन किया है। अब समझेंगे चार्ज के बारे में, ये चार्ज क्या है। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा भी होगा चार्ज के बारे में, यहाँ फिर से एक बार समझते हैं। चार्ज जो होता है किसी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, और चार्ज जो होता है ऑलवेज कैरिड बाय मास, ये किसी मास के द्वारा कैरी किया जाता है। तो सबसे पहले इनिशियल में बात करते हैं कि सर चार्ज के बारे में किसने बताया था। तो जो आप देख रहे हैं चार्ज, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है। इसके बारे में सबसे पहले थेल्स नामक साइंटिस्ट ने बताया, इसके बाद गिलबर्ट ने बताया, इसके बाद विलियम ब्राउन ने बताया, और उसके बाद लास्टली चार्ज का जो नोमेनक्लेचर है 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अमेरिकी साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने 1750 में चार्ज का नोमेनक्लेचर किया। चार्ज को एक नाम दिया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चार्ज होता क्या है? तो चार्ज किसी भी मैटर का दो प्रॉपर्टी होता है, दो कंटेंट होता है। एक बॉडी के पास मास होता है और एक बॉडी के पास चार्ज होता है। अब चार्ज से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन,
और आगे पढ़ेंगे कि केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में समझने वाले हैं, चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि सर किसी भी हमारे नेचर में जो भी मैटर पाया जाता है, जो भी मैटर है उसके पास होता क्या है, तो उसके पास मास होता है, उसके पास चार्ज होता है। ओके, तो मास के कारण जो बॉडी में प्रॉपर्टी आता है वो ग्रेविटेशन का आता है। दो बॉडी के बीच जिनके पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनके बीच ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। और चार्ज जो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two bodies is gravitational force which is always attractive in nature, and charge can be attractive or repulsive in nature. Okay, so charge always produce electrostatic force while mass is always produce gravitational force. mass से gravitational force produce होता है while charge से electrostatic force produce होता है। Okay, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लास्टली इसको नाम दिया, चार्ज को नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टडी करके ये मालूम किया, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि थंडरिंग जो होता है, लाइटिंग जो होता है, उसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक काइट एक्सपेरिमेंट था, उसी काइट एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि जो लाइटिंग होता है स्काई में, जो थंडरिंग होता है वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। काइट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये हमको बताया। तो चार्ज का बहुत सारा डेफिनेशन है। आप चार्ज को बोल सकते हैं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ओके, और इट ऑलवेज कैरी विथ मास। ये हमेशा मास के साथ होता है, क्योंकि जिस बॉडी में मास होगा, ठीक है, तो मास किसी बॉडी का अपना कंटेंट होता है। आप पढ़ चुके हैं कि वो एलिमेंट से बना हुआ है, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होते हैं, ये इसके बारे में आप जानते हैं। ओके, तो आगे चल के फंडामेंटल जो पार्टिकल है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो बहुत सारे मेथड है जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं। Intrinsic property of matter is called charge. Okay, charge is the carried by mass of the body by which it can apply force तो ये भी एक डेफिनेशन है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी कैरिड बाय मास ऑफ द बॉडी बाय व्हिच इट कैन अप्लाई फोर्स। तो ये फोर्स किस पर अप्लाई करेगा? तो चार्ज हमेशा चार्ज पर ही फोर्स अप्लाई करता है। ओके, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए कि चार्ज का नोटेशन क्या है, कैसे चार्ज को डिनोट किया जाता है। अभी लिखना नहीं है, अभी आपको समझना है। क्लियर है? तो ध्यान देंगे। चार्ज इज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ध्यान देंगे, यहाँ पर दो दो सिंबल हमने लिया है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू से
हम लोग सोर्स चार्ज को डिनोट करेंगे, सोर्स चार्ज, और स्मॉल q से टेस्ट चार्ज को डिनोट किया जाएगा। तो सबसे पहले सर ये सोर्स चार्ज क्या है, ये टेस्ट चार्ज क्या है। तो जब टेस्ट चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज भी कहा जाता है, आप इसको पॉइंट चार्ज, ओके, फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज, बहुत सारा नाम है। तो पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज पार्टिकल को स्मॉल q से डिनोट करते हैं, जिसको टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज कहा जाता है। और जब बहुत सारा चार्ज पार्टिकल आपस में मिलकर एक, जैसे ये सिंगल पार्टिकल है तो इसको बोलेंगे स्मॉल q, लेकिन इसमें बहुत सारा चार्ज अगर रखा हुआ है तो ग्रुप ऑफ स्मॉल चार्जेस और पॉइंट चार्जेस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। तो जनरली जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो याद ये रखना है कि कैपिटल Q मतलब अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज और स्मॉल q अ पॉइंट चार्ज, ओके। तो these are the symbol for charges। आगे बढ़ते हैं। अब सर ये नाम क्यों रखा हुआ है ऐसा, तो ध्यान देंगे आगे जब हम पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल Q मतलब अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो ये जो होता है एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, ये फील्ड प्रोड्यूस्ड करता है, जिसको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से पढ़ने वाले हैं। तो ये फील्ड प्रोड्यूस्ड करता है, तो उस फील्ड का सोर्स जो होता है ये टोटल चार्ज होता है, इसलिए इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। और आपने जैसा कि पढ़ा होगा पहले भी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई चार्ज एक्सपीरियंस करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी मैग्नेटिक पार्टिकल को ले जाते हैं, उसके नजदीक आयरन ले जाएंगे, निकेल ले जाएंगे, कोबाल्ट ले जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जिस प्रकार से कोई मैग्नेट एक्सपीरियंस करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई चार्ज पार्टिकल ही एक्सपीरियंस करेगा। तो जिस चार्ज पार्टिकल को रख के फील्ड को एक्सपीरियंस कराते हैं, जैसे स्मॉल चार्ज हमने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, अंदर रखा, देखा कि भाई इस पर कितना ये फील्ड फोर्स लगा रहा है, तो हम किसी फील्ड के टेस्टिंग के लिए ये सिंगल चार्ज पार्टिकल का यूज करते हैं, तो उसका नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, ओके। तो जब चार्ज पार्टिकल का यूज टेस्टिंग में होगा तो उसका नाम होता है टेस्ट चार्ज, और जब चार्ज के द्वारा फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आपने देखा कि सर इसका नोटेशन तो हमने पढ़ा कि कैपिटल Q है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये सारा चीज सीखेंगे। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं वीडियो को पॉज करके पहले लिख दूंगा, उसके बाद फिर से एक बार बात करेंगे। तो कैपिटल Q आपने पढ़ा होगा करंट के बारे में कि I = Q/T, ओके। I मींस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को I या A दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटेंसिटी होता है करंट, इसलिए इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q = I into T, इलेक्ट्रिक करंट into टाइम टेकन, ओके। तो Q = इसका एम्पियर होता है और इसका सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड, और एम्पियर इनटू सेकंड को कूलम्ब कहा जाता है, ओके। तो कूलम्ब क्या है, तो कूलम्ब चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसको हम लोग कूलम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले सारा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप चार्ज को लिख सकते हैं, ओके। जब आपको समझाया जाता है तो आप उसको लिखे ना, आप समझे। एक बार लास्ट में मैं सबको डिफाइन करूंगा और समझाऊंगा। तो चार्ज को हमने डिफाइन किया था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, which is given by Benjamin Franklin in 1750. This nomenclature was given because charges can be added to zero. कि चार्ज को ऐड करने पर ये जीरो होता है, ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। जैसा कि मैंने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जिस तरीके से अलजेब्रिक सम प्लस और माइनस एक दूसरे को जीरो कर लेते हैं, उसी प्रकार कोई बॉडी में चार्ज हो जाता है अपने आप को जीरो कर लेता है। जैसे समझते हैं कि मेरे पास कोई बॉडी है, इसमें
एक इलेक्ट्रॉन, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस सिंबल होता है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास प्लस। तो अब इस बॉडी पर अगर पूछा जाए कि नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज +1 और सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए -1, इलेक्ट्रॉन के लिए -1 +1, तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब कि बॉडी इज न्यूट्रल, बॉडी जो है न्यूट्रल है। तो आपने देखा कि चार्ज पे ऐड करने पर ये 0 हो जाता है, जैसे कि अलजेब्रिक सम में हमने देखा है। इसलिए ये एडिटिव नेचर होता है, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा। इसी तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे। सिंबल भी बात कर चुके हैं पहले कि सिंबल का क्या होगा, इसका सिंबल ऑफ चार्ज कैपिटल Q और स्मॉल q। इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम टेकन, चार्ज Q इक्वल टू I इनटू t। अब ये इलेक्ट्रिक करंट को I से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते होंगे, I और A दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I फॉर इंटेंसिटी, करंट जो होता है वो चार्ज के फ्लो का रेट होता है, इंटेंसिटी होता है, इसलिए इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां सारा डिस्कस किया जाएगा इसके प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट मींस इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ये 11th में पढ़ना था वेक्टर स्केलर के बारे में। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है एक डिजिट होता है। जैसे आप बोलते हैं 2 kg, ओके, तो यहाँ ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगर हमने बोला 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, इन वेस्ट, इन नॉर्थ, इन सब जो भी है, तो किसी बॉडी के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया कि वो देखिए ये डिजिट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है एक डिजिट ही होता है, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये इसका डायरेक्शन है। तो किस बॉडी पर कितना चार्ज है ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अगर उस चार्ज का फ्लो होता है किसी डायरेक्शन में, वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, तो वो चार्ज मोशन में होता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है एक्सेप्शन में आप जानते हैं कि वो टेंसर क्वांटिटी होता है, वो भी वेक्टर नहीं है। उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है, वो टेंसर होता है। और जनरली इसको 12 में हम लोग स्केलर के श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर यही बात करेंगे कि सर चार्ज किस बॉडी पर, जैसे यहाँ पर हमने बोला कि मेरे पास 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज है तो इनका डायरेक्शन थोड़ी है, ये तो बॉडी में कंटेंट है, इसका तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इट हैविंग नो डायरेक्शन। और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो याद रखेंगे कि चार्ज जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप इसको लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए पहले मैंने लिख दिया, उसके बाद आपको समझाया। चलिए इसके आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ऐसा यूनिट के बारे में कि सर चार्ज का ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। आप अपने कॉपी में 1 by 1 नोट्स बनाते चलिएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो सबसे पहले देखा जाए चार्ज को Q से Q इक्वल टू I इंटू टी से हमने रिप्रेजेंट किया। और आपने बोला कि सर ये करंट है और करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकंड, और एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग बोलते हैं कूलम। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कूलम होगा। ओके,
इसके बाद इसका एक और यूनिट है सीजीएस यूनिट। जनरली ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इस पर बात हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में ये सारा डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर सीजीएस यूनिट में बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट इसका होता है ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है, और या तो इसको हम लोग स्टैट कूलम्ब के नाम से भी जानते हैं। ये इसका सीजीएस यूनिट होता है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, अब सवाल ये है सर, ये तो हमारा हो गया सीजीएस यूनिट और ये हो गया SI यूनिट। इसका कुछ वैल्यू भी होता है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कौन सा वैल्यू है तो ध्यान देंगे। वैल्यू है कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम्ब। ओके, और इसके बाद 1 स्टैट इक्वल टू होता है 0.33, 3 बहुत सारा आएगा, हम 2 ही लेते हैं, 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब में ना लिखकर हम लोग केवल यहाँ पर C भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। ये कैसे वैल्यू आया, कहाँ से आया, तो आप बता सकते हैं कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम्ब। तो यहाँ पर अगर स्टैट कूलम्ब यहाँ पर 1 रखा जाए तो ये डिवाइड में आता है, तो 1 स्टैट कूलम्ब इक्वल टू 1/3 into 10⁹ कूलम्ब। ओके, यहाँ पर 1 कीजिए, ये डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। और बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, तो देखिए बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं 3 into 10⁻⁹ कूलम्ब। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आप 10⁹ को ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन 3 ऊपर नहीं जाएगा, इसको डिवाइड करना होगा। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.3333 into 10⁻, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -9 कूलम्ब। ये इतना हम लोग 2 डिजिट तक लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 स्टैट कूलम्ब इक्वल टू 0.33 into 10⁻⁹ कूलम्ब। ये वैल्यू चेंज भी हो सकता है, जैसे डेसिमल को हम लोग इधर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये 10⁹ जो है ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये याद रखिएगा वैल्यू, और जो भी चेंजेस होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। लिख लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT। कहीं कहीं आप देखेंगे ये करंट के लिए यूज किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होता है वो A होता है, और टाइम टेकन में होता है T। जो डायमेंशनल फार्मूला नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसके लिए कुछ पार्टिकुलर सिंबल यूज किया गया है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उस पार्टिकुलर सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज डायमेंशनल फार्मूला। 11th में हमको पढ़ना था, तो याद रखेंगे कि ये I इलेक्ट्रिक करंट के लिए है और ये टाइम टेकन। ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए है और टाइम टेकन, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय बोथ I and A। ओके, तो इसके बाद कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए, जैसे बीएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये रहता है। समझते हैं क्या मैटर कैन हैव 2 स्टेट्स। मैटर के पास 2 स्टेट्स होता है। कौन सा? जिसको आप प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। तो एक मास होता है, एक चार्ज होता है। तो इससे पहले भी मास के बारे में बात हुआ है। तो मास क्या करता है? तो मास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है। जैसे आप ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, और मास के द्वारा केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोड्यूस्ड होता है, विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है जो कि ग्रेविटेशन में हमको पढ़ना होता है। तो मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज विच हैविंग मासेस। ओके,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो बॉडी के बीच में काम करता है विच हैविंग मास, जबकि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बात हो चुका है, और इट ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। आगे चल के हम लोग चार्ज और मास का डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? आप पहले भी प्रीवियस क्लास 10th में आप पढ़ चुके होंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, बट मास जीरो नहीं होता है। ओके, इसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आता है, जबकि मास जो होता है वेलोसिटी के साथ चेंज हो जाता है। आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी जानते होंगे, E = mc²। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर बॉडी का दो स्टेट कौन सा है, तो बॉडी या तो चार्ज हो सकता है या अनचार्ज हो सकता है। तो याद रखेंगे कि हमारे नेचर में कोई भी बॉडी अपने आप में अनचार्ज है। जैसे कहीं से मैं ये पेन उठाता हूँ और आपसे पूछा जाए कि बताइए बॉडी चार्ज है या अनचार्ज, तो आप बोलेंगे कि सर ये बॉडी जो है अपने आप में न्यूट्रल है। क्यों है न्यूट्रल? दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बॉडी अपने आप में न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इस बॉडी, ये आइसोलेट पार्टिकल है, कहीं रखा हुआ था, हमने इसको उठाया और आपसे पूछा, तो आप बोलेंगे कि सर इस बॉडी में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए ये बॉडी अपने आप में न्यूट्रल है। न्यूट्रल का अर्थ ये नहीं होता है कि इस बॉडी के पास चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल का अर्थ ये होता है कि जितना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है। तो जिस बॉडी का नेट चार्ज जीरो, जिस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो हो, वो बॉडी न्यूट्रल होता है या अनचार्ज होता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है। तो सर ये चार्ज क्या होता है? तो ये बॉडी अनचार्ज है, इसको चार्ज हम लोग करते हैं। तो कैसे चार्ज करेंगे? तो देयर आर वेरियस मेथड टू चार्जिंग अ बॉडी एंड सिंपली वी यूज रबिंग। ठीक है, सबसे साधारण मेथड होता है किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करने का, रबिंग। जैसे दो बॉडी को हम लोग आपस में रगड़ देते हैं तो इनके बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन देगा या ये बॉडी इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव करेगा। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो किसी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और किसी पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो बॉडी हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो बॉडी निगेटिव हो जाता है। तो आगे बात करेंगे, ये सारा चीज लिखकर समझाएंगे। पहले आप ये देखें कि मैटर कैन हैव टू स्टेट्स, चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड। ओके, इसके बाद है मैटर कैन अप्लाई फोर्स ड्यू टू इट्स टू प्रॉपर्टीज। इसके पहले हमने बताया था कि इसका दो प्रॉपर्टी कौन सा है, तो एक मास है, एक चार्ज है। मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच लगता है? तो इट एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज एंड इट एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। ये बॉडीज के बीच लगता है और ये चार्जेस के बीच लगता है। चलिए आगे इसका सिग्निफिकेंस और पढ़ना है। इसके बाद है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इट इज अ वेरी कॉमन फोर्स इन आवर नेचर। आप 11th में पढ़ चुके होंगे कि बेसिकली हमारे नेचर में तीन ही तरह का फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। और उसी से बहुत सारा फोर्स बना हुआ है अलग अलग टाइप का। वहाँ पे ये भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, तो वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इसके बारे में बात हो चुका है 11th में। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या है? तो कह रहा है कि कोई भी मैटर फोर्स लगा है, ठीक है, और फोर्स किसके कारण प्रोड्यूस्ड होना चाहिए? तो
तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको आप बोल रहे हैं, जैसे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा 10th क्लास में हमने पढ़ा था, एक फेलालैन रॉड लेते हैं, उसको ऐसे अपने हेयर से बाल से ऐसे रब करते हैं और कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रखा जाए और उनके सामने ये फेलालैन रॉड लाते हैं, तो ये जितना सारा पार्टिकल होता है, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, सारा स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है इस फेलालैन रॉड के साथ। ठीक है, तो क्लिंग का अर्थ होता है चिपक जाना, बंध जाना, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ओके, या आपने देखा होगा कि गम के साथ पेज कैसे चिपक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिंग। तो यहाँ पर फोर्स काम करता है दो बॉडीज के बीच में, ठीक है, विच इज ऑलवेज attractive or repulsive in nature, which depends upon the matter and their properties. ओके, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ तक आपने देखा, ये सारा नोट याद रखेंगे, ये काफी आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सिंपल मेथड बताइए किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करने का, तो बाय रबिंग। ठीक है, बहुत सारा मेथड होता है, बाय इंडक्शन भी होता है, देयर आर वेरियस मेथड टू डेवलप चार्ज ऑन द बॉडी, we will discuss। चलिए आगे समझते हैं। कितना नोट था? नोट 3 charge can be आप देख सकते हैं कि चार्ज कैन बी डेवलप्ड बाय वेरियस मेथड, बहुत सारा मेथड है जिससे चार्ज को डेवलप किया जाता है, और सिंपली बाय रबिंग। किसी भी दो बॉडीज को अगर हम लोग रब करते हैं तो उन पर चार्ज डेवलप होता है, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ओके, अब समझते हैं इसको, ये क्या हमने बोला। तो सबसे पहले हम एक बॉडी लेते हैं और इस बॉडी का नाम देते हैं ए, और यहाँ पर एक सेकेंड बॉडी लेते हैं, इसका नाम लेते हैं बी। हमने बोला कि हमारे बॉडी ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और बॉडी बी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आइसोलेट है, अलग अलग है। आपसे पूछा जाएगा बॉडी ए का चार्ज बताइए, बॉडी बी का चार्ज बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये दोनों बॉडी अपने आप में न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बोथ बॉडी इज न्यूट्रल। ओके, अब आपसे कहा गया कि दोनों बॉडी को आपस में रब कर दीजिए। ध्यान देंगे, हमने क्या किया, देखिए प्रोटॉन हमने क्यों हटाया, क्योंकि जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो केवल इलेक्ट्रॉन में ही ट्रांसफर होता है, और आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज इन द बॉडी। क्लियर है? किसी भी चेंज के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये सारा चीज आगे डिस्कस करेंगे। कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है, जिसको बाहर निकाला जा सकता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं, उसको निकालने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा, अभी इसको समझते हैं। तो आपने बोला कि सर बोथ बॉडी आर न्यूट्रल, ये दोनों न्यूट्रल हैं क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने क्या किया, इस बॉडी को लाकर इसके साथ रब कर दिया, दोनों को आपस में यहाँ से लेकर आया मैंने और इस बॉडी को आपस में ऐसे रब कर दिया।
ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी और रबी, दोनों को रब कर दिया। तो रब करने के पश्चात हमने देखा कि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों को फिर सेपरेट कर दिया गया। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी। तो रब करने पर हमने देखा कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बचा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। आफ्टर रबिंग टुगेदर बॉडी ए हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन एंड बॉडी बी हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन। आपने एक टर्म में पढ़ा होगा कि चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व तो charge neither created nor destroyed, it is only redistributed from one body to another body। बिल्कुल एनर्जी का जो आपने थ्योरी पढ़ा होगा कंजर्वेशन का, उसी तरीके का यहाँ भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का थ्योरी है कि चार्ज neither created nor destroyed। तो आपने देखा कि सर दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन था तो 20 हुआ। आफ्टर रबिंग यहाँ पर इसके पास 8 है, इसके पास 12 और 8 कितना हुआ 20। तो रबिंग के पहले भी 20 था, रब करने के बाद भी 20 है। लेकिन ये दोनों बॉडी आपस में न्यूट्रल था। ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल है, ये भी बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन रब करने के पश्चात ये बॉडी हमने बताया कि जो डोनर होता है ये पॉजिटिव होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज। तो याद रखेंगे कि जो डोनर होता है वो पॉजिटिव होता है, जो एक्सेप्टर होता है नेगेटिव होता है। तो अब ये बॉडी दोनों चार्ज हो गए। तो चार्ज बॉडी में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो आपने देखा कि सर इन बोथ केसेस व्हाट विल हैपन बिटवीन देम, इनके बीच क्या होता होगा। अगर दो बॉडी पर अलग अलग चार्ज है तो अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है। ये सारा बेसिक कंसेप्ट है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। ओके, एक चीज और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मास और चार्ज के रिलेशन के बारे में। आपके एग्जाम में पूछता है, पहले आप इसको लिख लें, इसके बाद आगे डिस्कस करें। चलिए आगे समझते हैं। तो आपने अभी देखा कि सर बॉडी ए और बॉडी बी इनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ है, एक बॉडी निगेटिव चार्ज। तो याद ये रखेंगे कि जो डोनर होते हैं, और डोनर यहाँ कौन है, बॉडी ए है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था। ध्यान देंगे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन था, और इन दोनों के बीच क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर ट्रांसफर बॉडी ए और बॉडी बी, तो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो आपने बोला सर जो डोनर होता है, डोनर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ओके, और जो एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जो होगा, यहाँ पर एक्सेप्टर बॉडी बी है, यह ऑलवेज नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। बहुत सारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज अपने पास रखेगा। तो एक टर्म है मास के साथ रिलेशन, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है
तो इसके मास में किस तरह का चेंज होता है। तो ध्यान देंगे, आपने बोला सर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो ए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो अपना पूरा मास लेके जाता है। तो आप बोल सकते हैं सर इसका मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होगा वो कम होगा और निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होता है। और किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे होता है, जैसे यहाँ पर 2 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो आप बोलते हैं जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो यहाँ पर 2 प्लस वहाँ पर 2 माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जो लिखा यहाँ पर 2 प्लस होगा, यहाँ पर 2 माइनस होगा। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 प्लस 1 माइनस हम लोग लेते हैं। तो हमको ये बताना है कि सर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं कि मास जो होता है वो लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस। ध्यान देंगे, ये एरो डाउनवर्ड रहेगा तो लेस रहेगा, एरो अपवर्ड रहेगा तो एक्सेस। तो आप बोलेंगे कि डोनर कौन होता है, तो डोनर जो बॉडी होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम होता है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कंपैरिजन में कम होगा। अब यहाँ पर एक्सेप्टर कौन है, तो एक्सेप्टर बॉडी भी है, कैसे चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इसका बॉडी का मास ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर इसमें क्या होता है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। राइट डाउन। चलिए एक बार और समझते हैं। तो याद ये रखना है कि कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, जब वहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस होता है। और याद ये रखना है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो गया है अपना मास लेकर गया है, तो वहाँ पर मास भी क्या होगा उस बॉडी का, कम होगा कंपैरिजन टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी कौन होता है, तो जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर देख सकते हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी तो अपना पूरा मास लेकर जाता है। और इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻³ kg। ये क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे सबके बारे में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सब जानते होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो ये आगे हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में। अभी हमको ये समझना था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो बताइए उसके मास में क्या चेंज होगा, नहीं होगा, मास का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, इसके बारे में बात करना है। तो याद रखना है कि डोनर जो होगा पॉजिटिव होगा, इसका मास कम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होगा और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि जो एक्सेप्टर होता है, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है, उसका मास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ज़्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं किससे, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ इसके बाद लिख सकते हैं आप
charges attract to each other while यहाँ पर लाइक चार्जेस रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर दो बॉडी है तो आपने देखा कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। तो यहाँ लाइक चार्जेस में आपने देखा कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, रिपल्शन होगा, ये इधर की ओर जाएगा और ये इधर की, इसको इधर ही लिखते हैं, ये इधर की ओर जाएगा। इसके बाद अगर ये प्लस की जगह माइनस हो, इस स्थिति में क्या होगा? When both bodies having same charge, then they repel to each other, which going outward. ठीक है? When two same charges placed together, then repulsion between them, which is either positive or negative. इसके बाद देखा जाए कि when we put different charges of same magnitude, then it get, इसको बाहर रखा जाए, then it get attract to each other and it will be minus or plus, ये बॉडी और बॉडी पी। तो आप बोल सकते हैं कि सर इस केस में, इन दोनों के केस में यहाँ पर अट्रैक्शन इधर लिख दिया जाए। सर इस दोनों केस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और इन दोनों केस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ओके, तो याद रखना है कि टू लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, और इसके बाद नीचे ये डायग्राम बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो